बेटा अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है। याद रखिएगा, ये वो अमल है जिसमें जिंदा चीजें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तब्दील करती हैं, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की अब्सेंस में। इस अमल में वो एनर्जी को रिलीज करती हैं और फिर इस एनर्जी को अपनी मुख्तलिफ जिंदगी की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करती हैं। इंग्लिश में इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस by which living organism break down complex organic compound into simple inorganic compound in the presence of or absence of oxygen and release energy which is used to carry out the activities of life। बेटा याद रखिएगा, तमाम दूसरी जिंदा चीजों की तरह बैक्टीरिया के पास भी एनर्जी हासिल करने का एक ही तरीका है और वो है रेस्पिरेशन। अगर आप यहां पर गौर करें तो मैंने लिखा है ये काम या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या फिर ये काम ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अगर तो ये काम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो इसे कहा जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ये काम ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो तो इसे नाम दिया जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। तो बेटा अगर बात करें एरोबिक बैक्टीरिया की, यानी रेस्पिरेशन की बुनियाद पे बैक्टीरिया की मुख्तलिफ किस्में हैं, तो एरोबिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया व्हिच रिक्वायर फ्री ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन। यानी ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पायर करते हैं, यानी एरोबिक बैक्टीरिया हैं। और इनकी एग्जांपल है सूडोमोनास। सूडोमोनास इज एन एरोबिक बैक्टीरिया। अब बेटा वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जिंदा रहते हैं और अपनी अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं, तो इनको नाम दिया जाता है एनएरोबिक बैक्टीरिया। इसीलिए मैंने लिखा एनएरोबिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया which can grow in the absence of oxygen। Spirochete is an anaerobic bacteria। तो जो स्पाइरोकीट है ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जिंदा रहता है। बेटा तीसरी किस्म है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी जिंदा रह सकते हैं और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी जिंदा रह सकते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कैन ग्रो आइदर इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ई कोली इज द एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव बैक्टीरियम। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है एसेरिया कोली जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी, यानी एरोबिक एनवायरनमेंट में भी जिंदा रह लेता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी एनएरोबिक एनवायरनमेंट में भी जिंदा रह सकता है। बेटा इसके अलावा बैक्टीरिया की एक और किस्म है जो ऑक्सीजन की बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन में जिंदा रहते हैं। सम बैक्टीरिया रिक्वायर ए लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ एंड आर कॉल्ड माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो का मतलब है बहुत थोड़ी, एरो का मतलब है हवा, और यहां एयर का मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं। सो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन में जिंदा रहेंगे इनको नाम दिया जाता है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल है कंपाइलोबैक्टर। तो बेटा याद रखिएगा, आने वाली क्लासेस में हम रेस्पिरेशन की डिटेल पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी डिटेल मैं चाहता हूं कि हम आज जरूर डिस्कस कर लें। बेटा रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तब्दील किया जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट को तब्दील किया जाता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को तब्दील कर दिया जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में। फिर इस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक हिस्से का नाम होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट
यानी DAP, और एक हिस्सा है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये दोनों 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड हैं, जबकि ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट ये बेटा 6 कार्बन वाले 6 कार्बन वाले कंपाउंड थे। तो याद रखिएगा कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है ये और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट ये एक दूसरे का आइसोमर है और इंटरकन्वर्टेबल है, इसलिए मैंने यहां पर डबल एरो लगाया है कि ये दोनों एक दूसरे में तब्दील होते रहते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी तब्दील हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में, यानी हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। फिर ये दोनों मॉलिक्यूल तब्दील हो जाते हैं 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल में। ये दोनों मॉलिक्यूल तब्दील हो जाते हैं 3 फास्फोग्लिसरेट में, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। फिर 3 फास्फोग्लिसरेट के दोनों मॉलिक्यूल तब्दील हो जाते हैं 2 फास्फोग्लिसरेट में। फिर ये दोनों मॉलिक्यूल तब्दील हो जाते हैं फास्फिनोल पाइरोवेट में, और फिर फास्फिनोल पाइरोवेट के दोनों मॉलिक्यूल तब्दील हो जाते हैं पाइरोवेट के 2 मॉलिक्यूल में। तो बेटा याद रखिएगा ग्लूकोज से पाइरोवेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाने तक का जो प्रोसेस है इसे नाम दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, ग्लूकोज से पाइरोवेट बनने तक का अमल दोनों में ही होगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी मौजूद होगा। फिर पाइरोवेट के बाद आगे 2 रास्ते बन जाते हैं, या तो पाइरोवेट ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा, इसे कहा जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो चूंकि यहां पर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुई, इसे कहा जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि यही पाइरोवेट ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाए। तो चूंकि यहां पर भी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुई, तो इसे भी नाम दिया जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, या मोर स्पेसिफिकली इसे कहा जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस पाइरोवेट को ऑक्सीजन की मौजूदगी में मजीद सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में तब्दील कर दिया जाए, तो फिर इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जो था न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में और रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया के बारे में। रेस्पिरेशन की ज्यादा डिटेल हम लोग चैप्टर नंबर 11 में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाया है। इंशाल्लाह जब इस चैप्टर में पहुंचेंगे तो डिटेल के साथ रेस्पिरेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।